सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की राजधानी। तारीख 25 अक्टूबर 1917। वक्त रात 10:21। बोल्शेविक क्रांतिकारियों का जंगी जहाज नदी में लंगर डाले खड़ा है। इतिहास में अभी यह अपनी जगह बनाने वाला है। रूस के राजा जार के महल विंटर पैलेस पर हमला करने के लिए उसे ठीक 1 मिनट बाद संकेत का इंतजार है। इस पुराने शहर के दूसरे हिस्सों में बंदूकें तनी हुई हैं, निशाने सधे हुए हैं। वे 10 दिन जब दुनिया हिल उठी। इस फिल्म का अधिकांश भाग 1896 से 1917 के दौरान घटी सच्ची घटनाओं की मूल फिल्मों व फोटोग्राफ्स से लिया गया है। कुछ मौकों पर जहां कैमरामैन मौजूद नहीं थे, सर्जेई आइजेंस्टाइन और ग्रेगोरी अलेक्जेंड्रोव की बनाई फिल्म अक्टूबर के लिए उन घटनाओं को वास्तविक जगहों पर जाकर फिल्माया गया। अक्टूबर के ऐसे दृश्यों को भी इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। चौदह मई 1896 को निकोलस अलेक्जेंडर रोमानोव रूस के तख्त पर बैठा। उसकी गद्दी नशीनी के वक्त जमा हुई भीड़ की भगदड़ में 1300 लोग कुचलकर मर गए। 1913 में वे जवाबदेह थे केवल ईश्वर के लिए। बेटा अलेक्सी निकोलाई को गद्दी पर बैठना था, लेकिन उसे हीमोफीलिया नाम की भयंकर और लोकतंत्र से इसे बचाना बहुत जरूरी है। मैं रोमानोव साम्राज्य की इज्जत की उसी शिद्दत से हिफाजत करूंगा जैसे मेरे महान पूर्वजों ने की है, जो ये सोचते हैं कि रोमानोव साम्राज्य के दिन खत्म हो सकते हैं, वो एक बेतुका असंभव सपना देखते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जारशाही का रूस अपनी तरह से आगे बढ़ रहा था, अभेद्य, मजबूत और कभी बदलता लगता भी नहीं था। यह एक तरह की जिंदगी का ढर्रा बन गया था, जबकि यूरोप के बाकी काफी देश इस तरह की जिंदगी से बाहर आ रहे थे। उन्हीं में एक थे काउंट लियो टॉल्स्टॉय। यूं तो वो एक बड़े जमींदार थे, लेकिन उनके व्यवहार की वजह से सभी गांव वाले उन्हें पिता तुल्य मानते थे और बेहद प्यार करते थे। जब टॉल्स्टॉय की मृत्यु हुई तो गांव के लोग उन्हें याद करते हुए बेहद रोए। उनकी शव यात्रा में बहुत से गांवों के बैनरों के साथ लोग शामिल हुए, जिन पर लिखा था, आपकी याद में। मरने से पहले मैं मजदूरों किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी इस दुर्दशा के बारे में क्या सोचा है। तुम सारी जिंदगी तंग हाली में मेहनत करते हुए गुजारते हो, उनके लिए जो खुद कुछ भी मेहनत न कर तुम्हारी मेहनत से मुनाफा कमाते हैं। तुम इन लोगों के गुलाम हो और ये होना नहीं चाहिए। अधिकतर रूसी किसानों के पास कोई वजह नहीं थी कि वे अपने जमींदार मालिकों से प्यार करें। 1861 में गुलामी की प्रथा खत्म हुई, लेकिन आज़ाद इंसान के तौर पर उनकी हालत गुलामों से बेहतर नहीं हुई। तरक्की इतनी धीमी और दर्द भरी थी कि तरक्की की एक झलक देखे बगैर ही सारी जिंदगी निकल जाती थी। जिंदगी पैदा होने और मरने के बीच बस मौसमों के आने जाने से ज्यादा कुछ नहीं था। बुआई का मौसम, कटाई का मौसम और भूखे रहने का मौसम। किसान भोले थे, उन्हें समाजवाद या क्रांति की राजनीति या दर्शन शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन उन्हें भूखे रहना आता था और मालिकों से डरना आता था।
गुलामी की प्रथा कानूनन समाप्त हो जाने से किसानों की जिंदगी में एक बदलाव आया। वे अब जमीन छोड़कर जा सकते थे और लाखों किसान जमीनें छोड़ शहरों की ओर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि वहां उनके इंतजार में कौन सी जिंदगी होगी। वे खास तौर पर कीव, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग शहरों की ओर आए। ये यूरोप के तेजी से आगे बढ़ते शहर थे। समृद्धि चारों तरफ फैली दिखाई देती थी। लेकिन उन शहरों का जो नया हिस्सा था, जहां उद्योग थे और जहां गांवों से आए शरणार्थी आकर बसे थे, वहां वही गरीबी और बेजारी का साम्राज्य था। गुलामी का बस रूप बदल गया था। अभी भी वे गरीब किसान ही थे, शहरी गरीब किसान। पहले विश्व युद्ध के 10 बरस पहले रूस का औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़कर दोगुना हो गया था, लेकिन रूस की उत्पादकता पूरे यूरोप में सबसे कम थी। इसी तरह कम था सबसे ज्यादा मजदूरों का वेतन और खराब थी सबसे श्रम की स्थितियां। तेल उद्योग पर रूस की पारंपरिक तौर पर अग्रणी स्थिति थी, लेकिन यहाँ की कार्य स्थितियां भी आदिमकालीन थी, बेहद खराब। यहाँ जिंदगी बदल रही थी, हालांकि सुधर नहीं रही थी। मजदूर कम से कम आपस में मिल रहे थे, अपने दुख तकलीफें बांट रहे थे और राजनीति की बातें करना शुरू कर रहे थे। कभी कभी वे बिल्कुल सख्त कदम उठाने की भी बात करते थे। धीरे धीरे उनकी रोजमर्रा की बातचीत में एक नया शब्द जुड़ गया था, क्रांति। इन मजदूर किसानों से दूर जार का रूस इन चीजों से अनजान अपनी पहले की सी जिंदगी जीता मौज में चल रहा था। जार, उसकी महारानी अपने परिवार के साथ रहते हुए बेहद खुश रहा करते थे। जार खुद फोटोग्राफी का बड़ा शौकीन था और फुर्सत के वक्त वह अपना शौक पूरा किया करता था। फुर्सत की उसे कोई कमी नहीं थी। निकोलस जानता था कि 1881 में उसके पितामह अलेक्जेंडर द्वितीय की एक क्रांतिकारी दल ने हत्या कर दी थी। क्रांतिकारियों का मानना था कि राजनीतिक हत्याएं करने से रूस को आजादी हासिल हो सकती है। हत्याएं होती रहीं, लेकिन निरंकुश राजसत्ता चलती रही। 6 बरस बाद उसके पिता अलेक्जेंडर तृतीय पर भी ऐसे ही एक समूह द्वारा जानलेवा हमला हुआ। इस षड्यंत्र के नेताओं को पकड़कर खत्म कर दिया गया। उनमें एक
युवा छात्र भी था, अलेक्जेंडर उलियानोव। उसके छोटे भाई ने भी यह खबर सुनी और वह गुस्से और बदले की भावना से भर उठा। अमीरों के बड़े बड़े मकान हिंसक उग्रवादियों का निशाना बनते। नए क्रांतिकारी नेताओं को लेकिन यह भी महसूस होने लगा था कि हिंसा की तुलना में शब्द ज़्यादा असरदार हैं। लोगों के घरों और फैक्ट्रियों में मजदूरों के बीच पर्चे और अवैध साहित्य को वितरित किया जाता। उन्होंने मजदूरों को विरोध का एक नया हथियार दिया, हड़ताल। हड़ताल फैली, उत्पादन ठप, मुनाफा बंद। हड़तालियों को बेरहमी से कुचला गया। वे राज्य के दुश्मन थे, इसलिए उन्हें कुचला ही जाना था। जार की पुलिस और फौज ने गांवों और शहरों से चुन चुन कर विद्रोहियों को मारा। बहुत से जेल भेज दिए गए और बहुत साइबेरिया। उनकी कोई गिनती नहीं जो इस दौरान वाकई मारे गए। सीक्रेट पुलिस की फाइल मोटी होती गई। उन्हीं कथित उग्रवादियों में से एक वो था जो अपने भाई की मौत का बदला लेने निकला था। उसका नाम था व्लादिमीर इलियच उलियानोव। लेनिन का जन्म वोल्गा नदी के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में 1870 में हुआ था। पिता, माँ, बहन, परिवार और रिपोर्ट कार्ड 5 में से 5। उसका प्यारा भाई अलेक्जेंडर 1887 में गिरफ्तार हुआ था। जार की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में उसे सुशलबर्ग की जेल में भेजा गया, जहां उसे मौत की सजा दी गई। लेनिन जब 17 बरस का था तब उसका परिवार कजान में रहने चला गया। यहीं उसने पहली बार कार्ल मार्क्स की किताबों को पढ़ा और समाजवाद के वैज्ञानिक आधार को समझा, और यही उसकी बाकी जिंदगी को चलाने वाली ऊर्जा बना। साल भर बाद लेनिन का परिवार एक बार फिर अपनी जगह बदल समारा पहुंचा। समारा में अकाल नई चीज नहीं थे। लेनिन के वहां रहते एक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के वक्त इलाके के प्रमुख उदारवादी लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आए।
लेनिन ने परोपकार के ऐसे कामों में शामिल होने से इनकार कर दिया और पहली बार व्यावहारिक राजनीतिज्ञ का फौलादी संकल्प जाहिर किया। जब तक यह समाजी ढांचा नहीं बदलेगा तब तक हम हमेशा अकाल भुगतते रहेंगे। यह अकाल किसानों को पूंजीवादी समाज की हकीकत समझने के लिए मजबूर करता है और जब वे ऐसा करते हैं तो जार और जारशाही में उनका भरोसा ध्वस्त हो जाता है। इसीलिए खाते पीते लोगों का गरीबों को मुश्किल में मदद करना बहुत स्वाभाविक है। सच तो यह है कि भूखे मरते लोगों को खाना खिलाकर भावुकता और दया की आड़ में वे चतुराई से इसी व्यवस्था को बचाना चाहते हैं जिसमें अकाल पड़े तो गरीब मरे और अमीर दया करें। स्विट्जरलैंड में निष्कासित समाजवादी नेताओं से मिलने के बाद 1895 में लेनिन ने सेंट पीटर्सबर्ग को नया ठिकाना बनाया। कुछ समय तक रूसी जासूसों की पकड़ से भी बचा रहा। यहाँ उसने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन ज्यादातर वक्त भूमिगत क्रांतिकारी कामों में ही गुजरा। तंगहाली तो खैर थी ही। मेरी प्यारी माँ, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मेरी मकान मालकिन बहुत किटकिट करती है। मैं हर वक्त उससे बचता रहता हूँ और जब उससे नहीं भाग रहा होता हूँ तो अगले कमरे में रहने वाले उस आदमी से बचता हूँ जो हर वक्त एक बाजा बजाता रहता है। लेनिन की जिंदगी मुश्किलों भरी थी। उधर सीक्रेट पुलिस में लेनिन की फाइल हट्टी कट्टी होती जा रही थी। वो कई बार पुलिस से बचा, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। लेनिन को 1895 में क्रिसमस के हफ्ते में गिरफ्तार किया गया। उसने 14 महीने जेल में गुजारे बगैर सुनवाई के। तंदुरुस्त रहने के लिए उसने जेल में कसरत की और अपने स्कूली दिनों में सीखी तरकीबों से गुप्त रूप से पर्चे लिख लिख कर बाहर भेजता रहा। 27 की उम्र में उसे सजा के तौर पर साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया में सीखने, सोचने और तर्क करने के लिए खासा वक्त था। उसने धैर्य के साथ रहना सीखते हुए साइबेरिया को क्रांति के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया। यहीं से उसने अपनी एक अन्य निष्कासित साथी को शादी का संदेशा भेजा, जिसे उसने मान लिया। उसका नाम था क्रुप्स्काया। 1899 के वसंत में हमने शादी की। हम जवान थे और एक दूसरे के प्यार में बेहद गहरे डूबे हुए। निर्वासन के उस दौर में भी थोड़े वक्त के लिए हम जैसे सब कुछ भूल गए। जब उनका हनीमून खत्म हुआ तो वे बिना देर किए ट्रेड यूनियनों के इतिहास का अनुवाद करने में जुट गए। साइबेरिया में निर्वासन काटते लेनिन ने एक नए क्रांतिकारी अखबार की योजना बनाई थी, इस्क्रा, द स्पार्क यानी चिंगारी। यहीं से उलियानोव ने अपना नाम लेनिन लिखना शुरू किया। इस्क्रा का पहला संस्करण जर्मनी में सन 1900 में छपा था और उसे चोरी छिपे रूस भेजा जाता था, लेकिन जल्द ही जर्मनी के प्रकाशक घबरा गए और अखबार की छपाई इंग्लैंड से शुरू करनी पड़ी। साइबेरिया से सजा खत्म होने के बाद लेनिन और क्रुप्स्काया भी लंदन आ गए। उन्होंने फिन्सपेरी में 2 कमरे किराए पर लिए। उस वक्त लेनिन जिनसे मिला उनमें एक 17 बरस की लड़की भी थी, जो अब है श्रीमती जेल्डा कोर्ट्स। मैं लेनिन से पहली बार अपनी बहन के घर मिली थी। छोटे कद और गठीले बदन का था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती सी लगती थी। सिर पर बाल थोड़े से ही थे और वो भी लाल रंग के। मेरी बहन के बहुत सारे बच्चे थे और जिस तरह लेनिन उन बच्चों के साथ खेलने में मगन हो गया, उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। औरों की तरह केवल बच्चों को खिला नहीं रहा था, वो खुद उनके साथ खेल रहा था और उनके साथ यूं जोर जोर से हंस रहा था जैसे खुद भी एक बच्चा हो। लेनिन ने रिक्टर के नाम से अंग्रेजी अखबार टाइम्स में एक विज्ञापन दिया, भाषाएं पढ़ाने का। इस काम से जो पैसा मिलता उसका इस्तेमाल इस्क्रा निकालने में करते। ये अखबार एक पुरानी चर्च के नीचे छोटे से छापे खाने में छपता था। यहाँ लेनिन, क्रुप्स्काया और दूसरे थोड़े से रूसी क्रांतिकारी अक्सर प्रूफ सुधारते हुए देर रात तक काम करते रहते। क्रांतिकारी संगठन में
वे लोग होना चाहिए जिनका मुख्य काम ही क्रांति हो। संगठन बहुत बड़ा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इसे जितना ज्यादा मुमकिन हो उतना गोपनीय होना चाहिए। लेनिन को बसों के ऊपर बैठकर लंदन को देखना बड़ा अच्छा लगता था। हम साथ साथ कई जगह घूमे, इमारतें देखी, चौराहे देखे, बड़े बड़े भवन देखे, लेकिन इन सब के पीछे छोटी छोटी सकरी गलियां भी देखी। घरों के सामने सूखते हुए कपड़ों का ढेर, घरों के सामने खेलते हुए बच्चे जिनके चेहरे भूख से पीले पड़ गए थे। समृद्धि और गरीबी का यह चौंधियाता बेमेल देखकर लेनिन अक्सर बुदबुदाता, दो देश। 1903 में रूसी क्रांतिकारी लंदन के एक हॉल में मिले जहां क्रांति का भविष्य तय किया गया और पार्टी दो फाकों में बंट गई। लेनिन के विरोधियों का कहना था कि पार्टी का आधार बढ़ाना चाहिए और जो भी हड़ताल या प्रदर्शन में हमारे साथ आता है उसे पार्टी की सदस्यता देनी चाहिए। पार्टी जितनी फैलेगी उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन लेनिन के गुट का निश्चित मत था कि पार्टी की सदस्यता सिर्फ प्रतिबद्ध लोगों को ही दी जानी चाहिए। 10 प्रतिबद्ध लोगों को पार्टी की सदस्यता न मिल पाए ये बेहतर है, बजाय इसके कि किसी एक भी कम प्रतिबद्ध व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता मिले। लेनिन के गुट को 2 मतों से इस बहस में जीत मिली। जिन्हें ज्यादा वोट मिले थे वे कहलाए बोल्शेविक यानी बहुमत, और जिन्हें कम मिले थे वे कहलाए मेंशेविक यानी अल्पमत। रूस में लगातार क्रांतिकारी घटनाएं होने के बाद जाहिर है कि यह बहस बहुत गर्म थी कि कौन सी रणनीति अपनाई जाए। मेंशेविकों का कहना था कि अब थोड़ा आराम करने की जरूरत है। रूस का मजदूर थक गया है, इन्हें और ज्यादा नहीं थकाया जा सकता। लेकिन यह सुनकर लेनिन बेहद नाराज हो गया। मेरे जानते उसका ऐसा स्वभाव नहीं था कि वो इस तरह नाराज हो, लेकिन वो गुस्से में बोला, यह बकवास है, मजदूर नहीं थके हैं, थके हुए तुम मेंशेविक लोग हो। रूस का मजदूर वर्ग ऊर्जा से भरा हुआ है, स्वतंत्रता की चाह से भरा हुआ है और तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए एकदम तैयार है। जार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ज़ारशाही को खत्म करने की चाहत लोगों में बढ़ती जा रही है। 1904 में निकोलस अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जापान के साथ युद्ध मोल ले रहा था। राज्य में जिंदगी अपनी तर्ज पर चलती जा रही थी। जार के दरबार में चल रहे उत्सवों से दूर लड़ रहे रूसी सैनिकों की मोर्चों पर लगातार शिकस्त होती गई और आखिरकार उन्होंने जापान के सामने हथियार डाल दिए। लेनिन का मानना था कि यह हार रूसी जनता की हार नहीं बल्कि जार की निरंकुश सत्ता की हार है। रूस के लोगों को जार की निरंकुश सत्ता की हार से निश्चित तौर पर फायदा हुआ है। जापान से पराजित होने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में एक भीषण ठंड का मौसम आया। असंतोष पाले की तरह मौसम में बदल पूरे रूस पर छा गया। 9 जनवरी 1905 रविवार 2 लाख लोग जार को ज्ञापन देने के लिए जार के महल विंटर पैलेस पर पहुंचे। वे निहत्थे थे। वे जार का विरोध नहीं बल्कि ईश्वर से उसकी रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी मांग मजदूरों के लिए बेहतर कार्य स्थितियां देने की थी, लेकिन निकोलस ने उनका ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। वो इतवार इतिहास में खूनी इतवार कहा गया। 1000 लोग मारे गए और 5000 से ज्यादा जख्मी हुए। उनमें औरतें और बच्चे भी थे। और जार को उस दिन भी डायरी लिखने का वक्त मिल गया। उसने लिखा, ये कठिन दिन गुजरा। सेंट पीटर्सबर्ग में काफ़ी अशांति हुई। मजदूर विंटर पैलेस आना चाहते थे। सैनिकों को उन पर गोलियां चलानी पड़ी। कई मारे गए। हे ईश्वर, मुझे इससे काफ़ी तकलीफ हुई। लेनिन तक खूनी रविवार के कारनामे की जब खबर पहुंची
तब वे स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में क्रुप्स्काया के साथ लाइब्रेरी के रास्ते में थे। खबर मिलते ही उन्होंने पास के एक होटल में दूसरे बोल्शेविक क्रांतिकारियों के साथ सलाह मशविरा किया। लेनिन को क्रांति का सपना पहुंच के भीतर आता महसूस हुआ। सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए, तत्काल सशस्त्र क्रांति। जिन वार्ताओं से हम जीत नहीं सकते वे वार्ताएं कायरों की हैं। जिनेवा की इस शांत लाइब्रेरी में लेनिन ने गृह युद्ध संबंधी गहन अध्ययन शुरू किए। इस लाइब्रेरी में अभी भी वो किताब मौजूद है, द मेमोयर्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशनरीज इन 19th सेंचुरी। इस किताब के पन्नों के हाशियों पर अभी भी लेनिन के लिखे हुए नोट्स मौजूद हैं। 1905 की अक्टूबर में सेंट पीटर्सबर्ग में शहर के मजदूरों के प्रतिनिधि पहली बार इकट्ठे हुए। इस सभा को उन्होंने काउंसिल कहा। रूसी जुबान में उसे सोवियत कहते हैं। बैठक में प्रमुख फैसला लिया गया आम हड़ताल का। अक्टूबर के अंत में पूरा सेंट पीटर्सबर्ग थम गया। 30 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए और ज़ार को पहली बार मजदूरों को रियायतें देने पर मजबूर होना पड़ा। उसने नेशनल असेंबली के चुनाव दोबारा करवाने का वायदा किया, लेकिन मजदूर हड़ताल पर डटे रहे। उनके नेता राज सत्ता के अंत की मांग पर दृढ़ थे। मॉस्को में बोल्शेविकों के लड़ाकू दलों ने सैकड़ों हड़तालियों की मदद से सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। जार ने आंतरिक मामलों के मंत्री को भेजा। उसने कहा, ये स्थिति बदल नहीं सकती, भले हमारे सिर गिरें या उनके। मैं तुम्हें हर वो कदम उठाने का आदेश देता हूं जो तुम्हें जरूरी लगता हो। उन्नीस 1905 का जो खूनी बरस खूनी इतवार से शुरू हुआ था, उसका अंत भी एक भयानक नरसंहार से हुआ। जार की ताकत फिर किसी भी चुनौती से परे लगने लगी। सोवियतों के नेता निर्वासित कर दिए गए। इन्हीं में सोवियत का आखिरी अध्यक्ष भी था, जो समाजवादी तो था, लेकिन तब तक बोल्शेविक समर्थक नहीं। उसका नाम था लियोन ट्रॉट्स्की। 3 महीने बाद वादे के मुताबिक राष्ट्रीय सभा की पहली बैठक हुई। लेनिन ने बाहर से इस पर तीखा आक्रमण किया। जो क्रांति के विजय पथ के साथी हैं, यह राष्ट्रीय सभा उसके लिए कतई मुफीद औजार नहीं है। इसके जरिए रूसी राज्य सैनिक तानाशाही का रूप बरकरार रखेगा, संसदीय तिकड़मों के साथ। जार ने डायरी में लिखा, आज मैंने राष्ट्रीय सभा भंग कर दी। मौसम अब बहुत अच्छा था। रात में खाना खाने के बाद मैंने कविताओं की एक किताब पढ़ी। यह दमन का भयानक दौर था। उस दौर में जिन लोगों के नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज हुए, उनमें से अनेक अक्टूबर 1917 में हुई क्रांति के महत्वपूर्ण लोग थे। जिर्जेंस्की, स्टालिन। 5,000 से ज्यादा लोगों को मृत्युदंड दिया गया। 40,000 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों की जेल में ही मौत हो गई। हजारों लाखों लोगों को सजा भुगतने के लिए साइबेरिया भेज दिया गया। उन्हीं में से एक था माइकल लेविदेव। तुम महज एक चीज हो, एक निर्जीव चीज। तुम मेरी मिल्कियत हो और मैं तुम्हारे साथ जैसा सुलूक करना चाहता हूं करूंगा। मेरी इच्छा होगी तो मैं तुम्हें खाना दूंगा, और अगर मेरी इच्छा नहीं होगी तो तुम्हें भूखे मरना होगा। आखिर तुम कोई ऐरी गैरी चीज नहीं, मेरी चीज हो। हम जेलों की कोठरियों में रखे गए थे। वो 40-45 लोगों के लिए बनाई गई थी और सैकड़ों को उसमें ठूंस दिया गया था। और खाना, उस गू को खाना तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। हमें सुअर का सूप दिया जाता था। पानी में कुछ वाहियात टुकड़े तैरते रहते थे। भगवान जाने वो किस चीज के टुकड़े थे। जेल आखिर जेल होती है। सारे इंसानी जज्बात वहां बुरी तरह कुचल दिए जाते हैं।
उधर सेंट पीटर्सबर्ग के समाज में जिंदगी बदस्तूर जारी थी। खाते पीते घरों की लड़कियां नेक और दया के काम किए जा रही थीं। बदस्तूर। आखिर रूसी लोग बहुत नेक और खुले दिल वाले जो होते हैं। यह प्रख्यात स्मोलनी इंस्टीट्यूट है जहां उन्हें कलाएं सिखाई जाती थीं। 1917 में इसी इमारत से लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति की जीत का ऐलान किया। 1912 में चिंगारी फिर भड़की। साइबेरिया की सोने की खदानों में काम करने वाले मजदूर तनख्वाहें काटे जाने के विरोध में हड़ताल पर चले गए। माइकल लेविदेव भी उनमें एक था। वे गोली चलाने के लिए अच्छे मुहूर्त के इंतजार में थे। एक जोर की आवाज हुई। वो शायद पहली चेतावनी थी। मजदूर चीख चिल्ला रहे थे और तभी अचानक सभी गिर गए। मैं भी गिर पड़ा और जैसे ही मैं गिरा मैंने डेमिलेव को देखा। वो मेरे करीब ही अजीब स्थिति में पीठ के बल पड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक बगैर जली सिगरेट मुझे घूर रही थी। और फिर मैंने देखा उसके नीचे से कोई काला कीड़ा रेंगता हुआ। वो खून था। ये मजाक नहीं था। वे सचमुच लोगों को गोलियों से भून रहे थे। फिर गोलियों की तड़तड़ाहट हुई। फिर शांति। लेना की इस घटना के बाद लेनिन पोलैंड आ गए थे क्योंकि वो मोर्चे के करीब रहना चाहते थे। हर दिन वो अपना खाना खत्म करने के बाद अपना लिखा लेख भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते थे। कृप्स्काया उन दिनों के बारे में बताती है। हम कॉमरेडों के एक छोटे से समूह में रहते थे। हमारे खूब सारे दोस्त थे जिनके साथ हम घूमने जाया करते थे। उन लोगों ने हमारा नाम हाइकर्स पार्टी रखा हुआ था। इलीच को संगीत बहुत पसंद था और रोज शाम को संगीत सभाओं के लिए निमंत्रण मिलते थे। कस्बे की शांति में लेनिन की बाहरी जिंदगी उसके भीतर उबल रहे क्रांतिकारी विचारों की बिल्कुल उलट थी। बुर्जुआ लोकतंत्र का वक्त अब खत्म हो गया है। क्रांति का रास्ता अब तैयार है। मजदूर वर्ग मार्क्सवादी तरीके से संगठित होकर बुर्जुआजी को उखाड़ फेंकेगा और साम्यवाद कायम करेगा। और यहाँ से 500 मील दूर बाल्कन के सरायेवो कस्बे में उत्सव चल रहे थे। 28 जून 1914 राज्य का दौरा करने आए अतिथि ऑस्ट्रिया के राजकुमार पर भीड़ में खड़े एक नौजवान ने पिस्तौल से गोली चलाई। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध का ऐलान किया और रूस में एक बटे हुए मुल्क में एक तरह की एकता का जज्बा जाग गया। जार ने बालकनी पर अपना मुखड़ा दिखाया और ऐलान किया कि हमारी मातृभूमि रूस की जमीन पर जब तक एक भी विदेशी सैनिक है हम शांति की घोषणा नहीं करेंगे। लोगों में उत्साह फैला। लोग खुश हुए। लोगों ने उसके लिए दुआएं मांगी। लोगों ने उसे अपना माई बाप माना और आखिर में लोग ही लड़ने गए। उस युद्ध में यूरोप का हर मुल्क ही जोश में तप रहा था और रूस भी युद्ध के उस बुखार से तपने लगा। युद्ध के पहले ही हफ्ते में 15 लाख लोगों की सेना जुटा ली गई। स्वयं सेवक अब तक के सबसे बड़े नरसंहार की ओर बढ़ रहे थे। पूर्वी यूरोप के बर्फीले जंगी मोर्चे में हर 2 में से 1 मारा जा रहा था। लाशें दफनाई नहीं जाती थीं। जो घायल होते थे वे अपने ही खून के साथ जम जाने के लिए